हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने फोस्फोजिन के बारे में पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। फोस्फोजिन फोस्फो नाइट्रिलिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है, फोस्फोरस और नाइट्रोजन के कंपाउंड है। जनरल फॉर्मूले की बात करी जाए, ये एग्जाम्पल लेके बताऊँ मैं आपको, तो फोस्फोजिन यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे Cl होगा एंड यहाँ पे होल N आएगा। ठीक है, N की वैल्यू अब अगर 3 to 7 तक है तो आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगा, साइक्लिक अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर मिलेगा। बट अगर N की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर मिलता है। आप उसको पॉलीफॉस्फोजिन भी बोल सकते हैं। ये स्ट्रक्चर लीनियर फॉर्म में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी, ये भी हम देख चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। रिएक्टिविटी हमने कंपैरिजन करी थी बोराजिन, बेंजीन एंड फोस्फोजिन की। सो हमें पता है फोस्फोजिन क्योंकि लेस एरोमेटिक है तीनों के कंपैरिजन में, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है एंड ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पे होती हैं। सो अगर रिएक्शंस की बात करी जाए तो नाइट्रोजन होगा, डबल बॉन्ड फॉस्फोरस होगा। यहाँ पे अगर क्लोरीन है, ठीक है। सो यहाँ पे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पे इसके 3 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। न्यूक्लियोफाइल अगर हम NaF की बात करें, ठीक है, NaF न्यूक्लियोफाइल है, एक्सिस में दिया हुआ है। सो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिल जाएगा या मॉलिक्यूल कुछ ऐसा मिलेगा। डबल बॉन्ड P, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, फ्लोरीन आ जाएंगे एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब हम कंपैरिजन करेंगे P3N3Cl6 में एंड P3N3F6। सो ये किसका, ये आपके पास है P3N3F6 और इसकी प्रिपरेशन हमने किससे करी है, P3N3Cl6 से। ठीक है, अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन करते हैं। सो स्ट्रक्चर के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले दोनों के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है फ्लोरीन। अब अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करी जाए तो P3N3Cl6 डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाती है इसकी। PCl5 की रिएक्शन अगर अमोनियम क्लोराइड के साथ करी जाए तो आपको ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, बट अगर P3N3F6 की बात करें, इसमें हम PF5 के साथ अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराना चाहें तब हमें ये वाला मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाती है, बट यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, नॉट डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमें P3N3Cl6 बनाना पड़ेगा और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफाइल फ्लोरीन होगा, तब हमें P3N3F6 मिल जाएगा। ठीक है, नॉट डायरेक्ट फॉर्मेशन। अब बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। सो PCl बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं और PF बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, क्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है, फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। सो इसीलिए बॉन्ड लेंथ PCl बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी एंड PF बॉन्ड लेंथ कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो एंड साइज़ का कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड एंगल की बात करी जाए, सो P, यहाँ पे हम PCl बॉन्ड एंगल, ये वाले बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं एंड ये वाले बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम दोनों का सेम है। हमें पता है बॉन्ड एंगल सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी सराउंडिंग एटम की, वहाँ पे बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर, अब ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये अपनी तरफ खींचेगा सो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें उतनी रिपल्शन नहीं होगी और बॉन्ड एंगल यहाँ पे लेस होगा, ये बॉन्ड एंगल लेस होगा।
बट अगर आप यहाँ पे देखो तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स को उतने अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। सो यहाँ पे क्या होगी, अब रिपल्शन होगी इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, बॉन्ड एंगल ये वाला ज़्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाया हमने, सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होता है। ये हमने देखा हुआ था बड़े मॉलिक्यूल्स में जब बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली प्लेनर है और कौन सा नियरली प्लेनर है। ठीक है, सो P3N3F6 एग्जैक्टली प्लेनर होता है। ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। एग्जैक्टली प्लेनर स्ट्रक्चर है ये, एंड ये नियरली प्लेनर होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो अब क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्लोरीन के पास भी वैसे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। सो अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे फोस्फोरस के पास वीकेंड डी ऑर्बिटल है तो डीलोकलाइज हो सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो रही है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन होने के बाद अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका एरोमेटिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर एरोमेटिक करेक्टर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो इसकी प्लानैरिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ से अब डबल बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, किसकी वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की एबिलिटी की वजह से। बट अगर यहाँ पे देखें तो इसके लोन पेयर, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, डीलोकलाइज अगर नहीं हो पाएंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर एग्जैक्टली प्लेनर होगा और आप ये भी लिख सकते हो कि ये मोर एरोमेटिक होगा एंड एग्जैक्टली प्लेनर होगा, और ये वाला स्ट्रक्चर लेस एरोमेटिक होगा। लेस एरोमेटिक किसकी वजह से हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी है डीलोकलाइजेशन, एरोमेटिक। सो ये हमने कंपैरिजन कर लिया दोनों मॉलिक्यूल्स में। अब हम आइसोमर्स की तरफ चलते हैं, आइसोमर्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फोस्फोजिन। अब हम सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं इस मॉलिक्यूल की। अब डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल सकते हैं आपको और उनके आइसोमर्स कितने होंगे ये देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले क्या हुआ है कि एक क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कराया है किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ जिसको हम G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको ये मॉलिक्यूल मिलेगा। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात करी जाए तो आपको एक ही आइसोमर मिलेगा। एक ही आइसोमर क्यों मिलेगा, आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन होने के बाद क्या हो सकता है कि फ्लोरीन इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कराएगा, या इसको कराए या फिर इसको कराए। आप स्ट्रक्चर देखो, सबका सेम ही स्ट्रक्चर होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपको आइसोमर एक ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, दो क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं दो न्यूक्लियोफाइल के साथ और आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आप ये घर पे ट्राई करना कि डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना। अगर G2 है तब आपको कितने स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, पॉसिबल कितने स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। सो यहाँ पे आपको 3 मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको 3 मिलेंगे और यहाँ पे भी आइसोमर्स आपको 3 ही मिलेंगे, यहाँ पे आइसोमर्स आपको 1 मिलेगा। ठीक है, एक हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि P3N3Cl6 की रिएक्शन 2NAF के साथ हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब 2 क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा, 2 फ्लोरीन, और आपके पास मॉलिक्यूल कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें बताना है कि कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं। सो पॉसिबल आइसोमर्स देखते हैं। एक बार क्या होगा, ये मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रॉ करके देखे हुए हैं। सो एक बार क्या होगा कि फ्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ होगा, दोनों फ्लोरीन यहाँ पे लगे हुए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, दूसरी बार क्या, अब ये वाला फ्लोरीन अबव द प्लेन हो और दूसरा बिलो द प्लेन हो, या फिर ये बिलो द प्लेन हो ये अबव द प्लेन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बार क्या होगा कि एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ होगा अबव द प्लेन
और दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ हो अबव द प्लेन। ठीक है, अब फ्लोरीन यहाँ पे लगा हो या यहाँ पे लगा हो एक ही बात है। सो ये दूसरा आइसोमर हो सकता है, बाकी क्लोरीन क्लोरीन आप खुद लगा लेना। तीसरी बार क्या होगा कि एक फ्लोरीन अबव द प्लेन लगा हुआ हो और दूसरा फ्लोरीन बिलो द प्लेन लगा हुआ हो। ठीक है, सो ये तीसरा पॉसिबल आइसोमर आ गया। सो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आइसोमर्स आपको 3 ही मिलेंगे। नेक्स्ट P3N3Cl6 की रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे कोई आपको बी प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, दैट मीन्स 3 न्यूक्लियोफाइल 3 क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो Cl3 आ जाएगा एंड NMe का ट्वाइस का होल 3 आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखो तब आपको 3 ही आइसोमर्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास टेट्राफॉस्फेजिन। सो टेट्राफॉस्फेजिन की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे हमने ट्राइफॉस्फेजिन की करी है वैसे ही टेट्राफॉस्फेजिन होगी। ठीक है, सो इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन PCl5 की रिएक्शन हो रही है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो आपको यहाँ पे मिलेगा टेट्राफॉस्फेजिन N डबल बॉन्ड P के साथ Cl लगा हुआ होगा, Cl लगा हुआ होगा। एंड यहाँ पे देखो कितने मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं PCl के, 4 लिए हुए हैं, तो N की वैल्यू 4 है। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, P4N4Cl8 टेट्राफॉस्फेजिन। साथ में आपको HCl मिलते हैं। HCl के कितने मॉलिक्यूल्स, 4 × N मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। सो 4 × 4 विच इज 16 मॉलिक्यूल ऑफ HCl मिलते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब इसकी जगह पे NSiMe3 का होल थ्राइस लिया हुआ है यील्ड को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट P4N4Cl8 ही मिलेगा। क्लोरीनेटिंग सॉल्वेंट है, हीटिंग है, प्लस यहाँ पे SiMe थ्राइस Cl मिलता है। और इसके कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 3 × N विच इज इक्वल टू 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस हमें मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिए। अब रिएक्शंस देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हो आप। सबसे पहले हम MEMGBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। सो अगर ये एक्सेस में दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, एक्सेस में दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा यहाँ पे, ये होगा Me, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। सो अगर एक्सेस में दिया हुआ है तो सारे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे मिथाइल के साथ, और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा P4N4Me8। अगर 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं इसके तो 2 क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो 3 क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होंगे। और क्या हो सकता है, MEONA के साथ रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपके पास ये आ गया। अगर ये भी एक्सेस में दिया हुआ है सो P4N4OMe होल 8 आ जाएगा। अगर आपके पास एक और रिएक्शन कराना चाहें, लिक्विड अमोनिया दिया हुआ है NH3, सो यहाँ पे क्या होगा, आप P4N4NH2 आ जाएगा। एक्सेस में दिया हुआ है तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। सो वैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। न्यूक्लियोफाइल आपके पास कुछ भी आ सकता है। अब हम P4N4Cl8 मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे। सो यहाँ पे आपको 2 टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं, 2 टाइप की कॉन्फर्मेशन मिलती है P4N4Cl8 की। एक कॉन्फर्मेशन होगी चेयर एंड दूसरी होगी सेडल कॉन्फर्मेशन। ठीक है, अब चेयर कॉन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, दिस इज मोर स्टेबल कॉन्फर्मेशन, एंड दिस इज मेटास्टेबल। अब ये दोनों कॉन्फर्मेशन कुछ ऐसी होंगी। चेयर कॉन्फर्मेशन ये वाली है आपके पास, एंड दिस इज सेडल कॉन्फर्मेशन। अब इस मॉलिक्यूल की बात करें सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की एबिलिटी हो रही है, जिसकी वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे।
ठीक है, जिसकी वजह से इसकी प्लेनरिटी डिक्रीज होगी और ये नियरली नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, किसकी वजह से ही? पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन की एबिलिटी है उसकी वजह से। अब P4N4 F8 मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे हम। इसकी कॉन्फर्मेशन सैडल कॉन्फर्मेशन होती है, सैडल कॉन्फर्मेशन, और ये वाला मॉलिक्यूल एग्जैक्टली प्लेनर होता है, एग्जैक्टली प्लेनर। क्यों है एग्जैक्टली प्लेनर? अगेन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है यहाँ पे, जिसकी वजह से बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, बैक बॉन्डिंग और प्लैनरिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप है, आप लिख सकते हो। ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, प्लैनरिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से ये एग्जैक्टली प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। अब नेक्स्ट हम P4N4Cl8 की रिएक्शन वाटर के साथ कर रहे हैं। वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। सो N4Cl, अब Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा। अगर 8 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के तो 8 Cl को OH सब्स्टिट्यूट कर देगा, OH का 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, फॉस्फोरस के साथ OH जो भी क्लोरीन थे उनको सब्स्टिट्यूट कर चुका है, OH ग्रुप, यहाँ पे भी OH आ जाएगा एंड यहाँ पे भी OH आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास OH आ गया और यहाँ पे भी OH आ गया। अब इसके फर्दर बाद में क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाला प्रोटॉन नाइट्रोजन के पास आ जाएगा और आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन। ठीक है, सो क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया फॉस्फोरस के साथ, ये डबल बॉन्ड लिख दिया एंड OH वैसा ही रहा। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन वाला डबल बॉन्ड था वो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। सो ये सारा प्रोसीजर अब रिपीट होएगा सारे फॉस्फोरस के साथ। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O आ जाएगा एंड OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे भी OH आ गया एंड डबल बॉन्ड O आ गया एंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं अब आपसे कि यहाँ पे फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी और यहाँ पे एक लोन पेयर होने की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बट अगर यहाँ पे देखें फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है, बट यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई है sp3 में। ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर आ गया, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है और CSIR नेट में, P4N4Cl8 की रिएक्शन हो रही है 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन NMe ट्वाइस के साथ और आपको यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट भी दिया हुआ है कि प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला। सो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। इसमें P31 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा हुआ है और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में भी पूछा हुआ है। सो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। नाइट्रोजन आएगा, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, यहाँ पे फॉस्फोरस आ गया, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ गए और 2 दिया हुआ है। अब आपको ये तो पता है कि NMe2 फॉस्फोरस पे ही लगेगा, फॉस्फोरस ही ऐसा इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। सो मतलब फर्स्ट नंबरिंग दी हुई है नाइट्रोजन को, उसके बाद सेकेंड यहाँ पे इस फॉस्फोरस को दी हुई है और यहाँ पे आ जाएगा NMe2, 2 NMe2 लगे हुए हैं, 3, 4, 5 एंड 6 इस फॉस्फोरस को। सो यहाँ पे भी अब NMe का ट्वाइस, NMe का ट्वाइस है और आपके पास यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl एंड यहाँ पे भी Cl। अब सिग्नल्स देखो, ये एक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2017 में।
सिग्नल्स की बात करते हैं तो ये वाला फॉस्फोरस और ये वाला फॉस्फोरस, इन दोनों का एक जैसा केमिकल इन्वायरमेंट होंगे तो ये एक सिग्नल देंगे ए एंड ए, और ये वाला फॉस्फोरस एंड ये वाला फॉस्फोरस डिफरेंट सिग्नल देंगे। सो नंबर ऑफ सिग्नल्स आ जाएंगे आपके पास P31 NMR स्पेक्ट्रम में 2। ठीक है, अब स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बोला हुआ है तो फॉर्मूला आपको पता है 2NaI+1। ठीक है, अब ये दोनों फॉस्फोरस इन दोनों फॉस्फोरस के साथ डीकपल करेंगे और ये दोनों फॉस्फोरस इन दोनों के साथ डीकपल करेंगे। सो Na आ जाएगा 2NBI+1, 2 इंटू Na किसके साथ डीकपल कर रहे हैं, दो फॉस्फोरस के साथ, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। I की वैल्यू 1/2 + 1 होगी, एंड यहाँ पे भी Nb किसके साथ डीकपल कर रहे हैं, दो Na के साथ, सो 2 इंटू 2 इंटू 1/2 + 1, ये भी कट गया। सो यहाँ पे 3 इंटू 3, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं आपके पास 9, और आपको स्पेक्ट्रा कैसे मिलेगा यहाँ पे, ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, P3N3Cl6 की रिएक्शन हो रही है NaF के साथ और आपको ये वाला मॉलिक्यूल मिल रहा है। सो यहाँ पे P31 NMR स्पेक्ट्रम में सिग्नल्स कितने मिलेंगे और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बताओ। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। यहाँ पे फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब दोनों फ्लोरीन एक ही फॉस्फोरस पे लगे हुए होंगे। ये हमने जो फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर है वहाँ पे देखा हुआ है इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आएगा तब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे अब P31 NMR स्पेक्ट्रम में सिग्नल्स देखने हैं। अब ये वाला फॉस्फोरस देखो, ये वाला फॉस्फोरस देखो, केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा ही है तो ये दोनों फॉस्फोरस एक ही सिग्नल देंगे एंड ये वाला फॉस्फोरस डिफरेंट सिग्नल देगा। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आ गया आपके पास 2। स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करें तो 2NaI+1 इंटू 2NBI+1 फॉर्मूला लगेगा। अब ये वाला फॉस्फोरस डीकपल कर रहा है दो फॉस्फोरस के साथ एंड ये दोनों डीकपल कर रहे हैं सिर्फ एक फॉस्फोरस के साथ। ठीक है, सो Na की वैल्यू आ जाएगी अब आपके पास 1, क्योंकि ए फॉस्फोरस डीकपल कर रहे हैं सिर्फ एक ही फॉस्फोरस के साथ, तो 1 आ गई, 1/2 आ गया, प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड 2Nb की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी इंटू 1/2 + 1। सो यहाँ पे अब आ जाएगा 2 इंटू 3 6 स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पॉलीफॉस्फेसिन के बारे में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लीनियर होता है, N की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी, स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं होगा, यहाँ पे लीनियर होगा। अब इसको इनऑर्गेनिक रबर भी बोला जाता है, इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनऑर्गेनिक रबर भी बोला जाता है, लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। मेथड ऑफ प्रिपरेशन वही यूज़ करेंगे जो ट्राइफॉस्फेसिन के लिए यूज़ किया हुआ था और टेट्राफॉस्फेसिन के लिए यूज़ किया हुआ था, बस यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। N डबल बॉन्ड P आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन एंड N आ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। सो प्रोडक्ट देखते हैं अब हमें क्या मिलेगा। फर्स्ट रिएक्शन में डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड P क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन आ जाएगा एंड ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पे N आ गया।
अब यहाँ पे आप देखो, सो इस केस में आपको न्यूक्लियोफाइल कौन सा मिल रहा है, OCH2 CF3 मिल रहा है, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड P, यहाँ पे OCH2 CF3 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी OCH2 CF3 आ गया, यहाँ पे N आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव मिथाइल है, तो यहाँ पे भी आपको क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा Me एंड Me, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास N। ठीक है, सो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब हम फर्दर एप्लीकेशंस देखेंगी। सो एप्लीकेशन, दिस इज़ वेरी इलास्टिक इन नेचर, फ्लक्सोनियल बिहेवियर होता है इसका, और ये यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स एंड बायोलॉजिकल ऑर्गन्स। ठीक है, दिस इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मतलब ये वाटर रेजिस्टेंट है। ठीक है, रेजिस्टेंट है वाटर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। दिस इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फायर रेजिस्टेंस जैकेट्स बनाने में यूज़ होता है, और एयर स्पेस में जो जैकेट्स यूज़ होती हैं उनकी मेकिंग में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, अब इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रोजन हैलाइड्स एंड फॉस्फोरस हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे, बेरी सूडो रोटेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू गाइस।